हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2022 में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी प्रे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ एक्सप्लेनेशंस के लिए। कहानी शुरू होती है 1719 में और हमें दिखाया जाता है नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। एक कोमांच लड़की नारू अपने कुत्ते सारी के साथ जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए जंगल जाती है और जब कोई उसे नहीं देख रहा होता तो वो अपने ग्रुप से दूर होकर पेड़ की तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकने की प्रैक्टिस करने लगती है। वहाँ वो ज़मीन पर कुछ पंजों के निशान देखती है और एक सफ़ेद पूंछ वाले हिरन को खोजने के लिए उस निशान का पीछा करने लगती है और वो उस हिरन को शिकार करने का फैसला करती है। प्लान तो अचानक हमला करने का था, लेकिन आकाश में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर वो हिरन डर जाती है। नारू और सारी उस हिरन के पीछे भागते हैं और नारू उस पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकती है, लेकिन वो नाकाम रहती है और कुल्हाड़ी एक पेड़ पर फंस जाती है। वो कुल्हाड़ी को लेती है, सारी के साथ चलती रहती है और गलती से सारी का पूंछ भालू के जाल में फंस जाता है। हिरन के बारे में भूलकर नारू अपने कुत्ते को बचाने के लिए दौड़ती है और कुछ जड़ी बूटियों को उसकी पूंछ पर लगाती है जो सारी को अच्छा लगता है। वो जाल को चेक करती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर उसे आकाश में वही गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक रहस्यमयी चीज़ गिरती हुई दिखाई देती है। नारू को लगता है ये लेजेंडरी थंडरबर्ड है। नारू को ये देखकर लगने लगता है कि ये एक साइन है, अब उसे हंटिंग स्टार्ट करना होगा। नारू अपने भाई टाबे के पास जाती है और उसे बताती है कि वो भी शिकार करना चाहती है और वो अपने भाई से बोलती है कि उसे भी अपने साथ लेकर जाए शिकार पे। टाबे इस बारे में सोचता है और वो मान जाता है। फिर नारू ने जो जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया है उसे छोड़ने के लिए वो अपने कबीले में वापस जाती है। मुखिया के लिए कुछ दवाई तैयार करते समय नारू की माँ आरुका अपनी बेटी नारू को समझाती है कि जब तुम दूसरे चीज़ों में अच्छी हो तो तुम्हें शिकार क्यों करना है। नारू कहती है कि क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि वो शिकार नहीं कर सकती, उसे प्रूव करके दिखाना है। इस बीच ये पता चलता है कि आकाश से वो गड़गड़ाहट की आवाज़ असली में एक स्पेसशिप से आ रही थी जो एक एलियन का है और उस एलियन को अर्थ पे शिकारी यानी कि प्रीडेटर के नाम से जाना जाता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज़ है और उसकी पावर में कैमोफ्लाज भी शामिल है जो उसे इनविजिबल बना देती है और प्रीडेटर के पास हीट विजन भी है। नारू अपनी माँ की ज़रूरत के कुछ नारंगी फूल लेने के लिए वापस जंगल लौटती है और कुछ अपने लिए बैग में रख लेती है। जब वो कबीले में लौटती है तो उसे पता चलता है कि एक पहाड़ी शेर ने उनके आदमी को उठा ले गया है और एक शिकारी दल उन्हें खोजने के लिए जा रहे हैं। नारू उस दल का पीछा करती है और उसके साथ शामिल होने का इरादा रखती है, लेकिन वो लड़के नारू को अपने साथ नहीं चाहते क्योंकि नारू उनकी तरह हंटिंग के लिए रेडी नहीं है। टाबे नारू के बचाव में आता है और बाकियों को समझाते हुए कहता है कि नारू ट्रैकिंग और मेडिसिन में अच्छी है। नारू उनके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। शिकारी भी उसी इलाके में है और वो सांप को मार देता है, वो भी बहुत घिनौने तरीके से। पहाड़ी शेर द्वारा छोड़े गए ट्रैक्स के बाद शिकारी दल आखिरकार अपने घायल दोस्त पूही को ढूंढते हैं। शिकारी एक स्ट्रेचर बनाते हैं जबकि नारू पूही की चोटों का ख्याल रखती है और पूही को कुछ नारंगी फूल भी खिलाती है जो उसके खून को ठंडा कर देगा। अब वो ग्रुप पूही को वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन टाबे पहाड़ी शेर को खोजने के लिए पीछे रहना चाहता है। नारू भी उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि शेर के अलावा यहाँ कुछ और भी है। पूही के जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब ये है कि कोई खतरनाक चीज़ यहाँ है जिसने शेर को डरा दिया होगा। टाबे ने हालांकि उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे जाने के लिए बोलता है। पहले तो नारू बाकियों के साथ चली जाती है, लेकिन जब वो अपने आसपास कुछ अजीब चीज़ें देखती है तो वो रुक जाती है, जैसे कि पंजों के निशान बहुत बड़े हैं जो भालू के तो नहीं लगते और एक मरा हुआ सांप भी होता है जिसकी चमड़ी को निकाल दिया गया है और एक पेड़ के ऊपर खून के निशान है। वो टाबे को चेतावनी देना चाहती है, इसीलिए वो ग्रुप सुरक्षा के लिए पाके को नारू के साथ भेजती है, जबकि बाकी लोग कबीले में वापस चले जाते हैं। दोनों टाबे को ढूंढते हैं और नारू का प्लान को यूज़ करके वो लोग शेर को शिकार करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि टाबे अपनी बहन को मौका देना चाहता है जो नारू मांगी थी।
जबकि टाबे चारा डालता है तो वहीं नारू और पाके शेर का इंतजार करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन शेर वहां जल्दी आ जाता है। शेर इतना ऊंचा कूदता है कि वो पाके को पेड़ से गिरा देता है और वो मर जाता है। फिर शेर नारू के पीछे जाने के लिए उस पेड़ के डाल पर चढ़ जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटती है और वो भाले से अपने बचाव करने का कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो फिर से आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ये शेर को उसके पीछे आने का मौका देता है और वो नारू को पेड़ से नीचे गिरा देता है। नारू बेहोश हो जाती है। जब नारू बाद में जागती है तो वो अपने कबीले में होती है और उसकी माँ आरुका बताती है कि तुम्हारे भाई टाबे ने तुम्हें वापस लाया। पू ही नारू के दवा के बदौलत बच गया। इसलिए आरुका को लगता है कि नारू को शायद हंटिंग के बजाय अपनी लाइफ मेडिसिन के लिए डेडिकेट करनी चाहिए। दोनों बाहर आवाज़ सुनते हैं जब टाबे शेर के बॉडी के साथ वापस लौटता है। ये एक ऐसा अचीवमेंट है जिसके लिए टाबे को सरदार द्वारा सम्मानित किया जाता है। नारू को अभी भी यही यकीन है कि जंगल में कुछ और है और इसीलिए वो उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन टाबे उसे नहीं जाने देता क्योंकि वो पहले भी शिकार करने की कोशिश कर चुकी है और वो असफल रही। टाबे कहता है ये शेर ही था और अब उसने शेर को मार दिया है। अगली सुबह नारू अपने बड़े भाई का बात नहीं मानते हुए अपने कुत्ते सारे के साथ उस जानवर को ढूंढने के लिए जंगल के लिए निकल जाती है। जंगल के रास्ते नारू इस मिस्टीरियस जानवर के होने का उसे और ज़्यादा सबूत मिलता है, जैसे पेड़ों पर हरा खून और विशाल पंजों के निशान। प्रीडेटर असली में वहाँ से बहुत दूर नहीं है। इस बार वो अपनी खोपड़ी पाने के लिए एक भेड़िए का शिकार करता है और वो उस खोपड़ी को अपने मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और इसीलिए वो उसे साफ करता है। दूसरी ओर नारू अपने शिकार के मामले में उतनी लकी नहीं है। चलते हुए टारगेट्स को मारना एक पेड़ को मारने जितना आसान नहीं है। इसलिए जब वो एक कुल्हाड़ी फेंकती है और उसे उठाने जाती है तब तक उसका शिकार वहाँ से जा चुका होता है। इसलिए नारू को एक आइडिया आता है। वो एक रस्सी बनाती है कुछ वाइन्स के मदद से, जिसे वो फिर कुल्हाड़ी में बांधती है, जिससे वो उसे फेंकती है और बिना समय गवाए तुरंत उसे वापस ले लेती है। इसका यूज करके वो खुद के लिए और अपने कुत्ते सारी के लिए खरगोशों के झुंड का शिकार करती है। बहुत चलने के बाद नारू मरे हुए बाइसन के झुंड के पास आती है, जिसके चारों ओर जमीन पर कुछ गोलियां हैं। हालांकि वो नहीं जानती कि ये गोलियां क्या है। उसे लगता है कि अजीब से जानवर ने ही ऐसा किया है। वहां से निकलते ही वो गलती से वो दलदल में कदम रख देती है। शुक्र है उसके पास अभी भी उसका कुल्हाड़ी है, इसीलिए वो उसे एक पेड़ पर फेंक देती है और एक बार जब वो ठीक से फंस जाता है तो वो खुद को बाहर निकालने के लिए रस्सी का यूज करती है। इस बीच प्रीडेटर भी बाइसन के पास आता है, जो उसे सावधान करता है कि इस एरिया में और भी खतरनाक शिकारी हैं। वापस हम नारू को देखते हैं जो नदी में खुद को और अपने वेपन्स को धो रही होती है और उसे एक बड़ा भालू मिलता है जिसे वो शिकार करने का सोचती है। सैडली उसका बो वहीं टूट जाता है और ये आवाज़ सुनकर भालू उसके पीछे दौड़ता है। सारी उस भालू को डिस्ट्रैक्ट करता है और नारू को नदी में कूदने और बांध के नीचे छिपने का समय देता है। भालू तभी नारू के पीछे आता है और बांध को वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उस भालू पर प्रीडेटर हमला कर देता है। भालू के खून बहने के कारण नारू को आखिरकार वो एलियन दिखाई देता है और नारू ये देखकर बहुत डर जाती है। वो नदी में वापस तैरने के लिए कूद जाती है बिना समय गवाए। प्रीडेटर उसे देखता है लेकिन वो उसे जाने देता है क्योंकि वो नारू को खतरा नहीं समझता। लकी नारू। जंगल में लौटने के बाद नारू उसके लिए भेजे गए एक सर्च पार्टी को देखती है जो टाबे ने भेजा है, जो खुद अभी नदी के उस पार है उस प्रीडेटर की तलाश में। वो नारू की कहानी पर विश्वास नहीं करते क्योंकि अगर ऐसा राक्षस सच में है तो वो नारू को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। जब नारू जाने की कोशिश करती है तो वसापे नाम का एक हंटर उसे रोकने के लिए उसे लड़ता है और वो उसे कबीले की तरफ लेकर जाता है। हालांकि वो वहीं रुक जाते हैं जब वो कुछ अजीब आवाज़ें सुनते हैं और वसापी की छाती पर रेड लाइट दिखाई देती है। पैरों के बीच इनविजिबल रहकर प्रीडेटर वसापे को गोली मार देता है और वो मर जाता है। और जब प्रीडेटर अपने डार्ट्स को ठीक करने के लिए करीब आता है तो दूसरा हंटर उसे तीर से मारता है और फिर तभी प्रीडेटर का कैमोफ्लाज क्लोक खराब होने लगता है और दूसरे हंटर प्रीडेटर को देख पाते हैं। हंटर उसे लड़ने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन प्रीडेटर उनके लिए कोई मुकाबला है ही नहीं। वो तो उन्हें आसानी से मार देता है।
प्रीडेटर लड़ाई में बिजी होता है तो वहीं नारू वसापे के शरीर के तरफ जाती है और अपना रस्सी काट लेती है और वो वहां से भाग जाती है। जब वह खुले मैदान में जाती है तो नारू को एक हंटर मिलता है जो वहां से भाग रहा था। वो वापस उस प्रीडेटर से लड़ना चाहता है, लेकिन जल्दी उसके शरीर पर भी वही लाल लाइट्स दिखाई देती हैं। ये जानकर कि उनका अब क्या मतलब है, नारू भागने को बोलती है, पर प्रीडेटर बहुत तेज दौड़ता है और वो नारू के साथी को मार देता है। नारू अपने दुश्मन पर नजर रखने पर इतनी फोकस्ड होती है कि उसे जमीन पर भालू का जाल दिखाई ही नहीं देता और उसका पैर उसमें फंस जाता है। प्रीडेटर उसके पीछे आता है और सोचता है कि नारू उसके लिए खतरा है, लेकिन वो अचानक वहां से भाग जाता है जब वो देखता है कि कुछ फ्रेंच व्यापारी का एक दल उनके तरफ बढ़ रहा है, ये देखने के लिए कि जाल में फंसा कौन है। फ्रेंच नारू को मारकर बेहोश कर देते हैं और जब वो बाद में जागती है तो वो खुद को फ्रेंच कैंप में एक पिंजरे में पाती है। सारी उसकी तलाश में वहां आता है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है और उसे बांध दिया जाता है। सभी व्यापारी फर पहने होते हैं और नारू को ये देखकर पता चल जाता है कि ये वही हैं जिन्होंने बाइसन को मार डाला। इन लोगों में से एक, जिसका नाम राफेल होता है, वो नारू के भाषा को जानता है और वो उससे प्रीडेटर के बारे में जानकारी मांगता है। राफेल को लगता है कि प्रीडेटर एक हंटर है जो अपने लिए सबसे मजबूत ओपोनेंट की तलाश में है। नारू उससे कुछ नहीं बताती, जिससे व्यापारियों को उसे बताना पड़ता है कि उन्होंने टाबे को भी पकड़ लिया है और अब वो टाबे को मार रहे हैं ताकि उसमें से खून की गंध आए। फिर टाबे और नारू को प्रीडेटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक पेड़ से बांध दिया जाता है ताकि व्यापारी प्रीडेटर को छिपकर गोली मार सकें। हालांकि व्यापारियों को ये नहीं पता कि प्रीडेटर के पास कैमोफ्लाज का पावर भी है और प्रीडेटर उसी पावर को यूज करके एक एक फ्रेंच लोगों को मारना शुरू कर देता है बिना उन्हें लड़ने का वक्त दिए। जब दोनों चीखें सुनते हैं तब टाबे को डर लगता है, लेकिन नारू उसे समझाती है कि प्रीडेटर को चारा नहीं चाहिए क्योंकि वो अलग तरीके से शिकार करता है। वो हमेशा नारू को जाने देता था क्योंकि वो उसे कभी खतरा नहीं मानता था। नारू को बेहतर महसूस कराने के लिए टाबे कहता है कि वो लोग शेर को मारने में कामयाब इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने नारू के प्लान को फॉलो किया, नहीं तो शेर को मारना तो इम्पॉसिबल था। दोनों सुनते हैं प्रीडेटर को गुस्से में दहाड़ते हुए क्योंकि उसका पैर भी एक जाल में फंस जाता है। फ्रेंच व्यापारी तुरंत वहां से भागते हैं, लेकिन वो प्रीडेटर खुद को जल्दी से रिकवर करता है और वो जाल को दूर फेंकने के बाद वो उन सारे फ्रेंच व्यापारियों को अपने एडवांस हथियारों के साथ और एक ढाल को यूज करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। फेंका हुआ जाल पेड़ के पास जाकर गिरता है और नारू उसे रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल करती है। फ्री होकर टाबे कुछ घोड़ों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और नारू सारी को बचाने के लिए जाती है, जबकि प्रीडेटर बचे हुए फ्रेंच लोगों को ग्रेनेड से मार डालता है। फ्रेंच कैंप में व्यापारी भागने के लिए अपना सामान उठा रहे होते हैं और वो सारी को मारने का सोचते हैं। नारू उनसे लड़ती है और एक बार जब अपने कुत्ते को फ्री कर लेती है तो वो उसे टाबे को खोजने के लिए भेजती है। फिर वो अपने चोटों पर जड़ी बूटियां लगाती है और वो राफेल उसके पास आता है और अब उसका एक पैर नहीं है, इसलिए वो एक सौदा करता है कि वो अपनी फ्लिंट लॉक पिस्टल नारू को देगा और उसे चलाना भी सिखाएगा। बदले में नारू को राफेल को दवाई देनी होगी। नारू उसे अपना नारंगी फूल देती है और राफेल के पैर पर मिलने वाला एक एलियन टेक्नोलॉजी को रख लेती है। इस बीच प्रीडेटर कैंप में जाने से पहले अपने चोटों को ठीक करता है। नारू उसे आते हुए सुनती है और वो जल्दी से छिप जाती है, जबकि राफेल मरने का नाटक करता है और खून को ठंडा करने वाला नारंगी फूल के वजह से प्रीडेटर उसे देख नहीं पाता। पर जब प्रीडेटर गलती से राफेल के ऊपर पैर रखता है तो वो जोर से चिल्लाता है और प्रीडेटर उसे जल्दी से मार देता है। तभी सारी हमला करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन इससे पहले प्रीडेटर कुत्ते को गोली मारता टाबे वहां आकर उस पर हमला करता है, उसके सिर पर मारता है और जल्दी से सर्कल्स में घूमते हुए वो प्रीडेटर के शॉट को चकमा दे पाता है। पिस्तौल का सही यूज ना करने के बाद नारू उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रीडेटर पे चिल्लाती है, जिससे टाबे को घोड़े से कूदने और उस पर एक हिट करने का समय मिल जाता है। अब प्रीडेटर और टाबे आमने सामने लड़ते हैं और हम जानते हैं कि टाबे एक अच्छा योद्धा है, इसलिए प्रीडेटर टाबे को हराने के लिए कैमोफ्लाज यूज करता है और वो टाबे को मारने के लिए पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन टाबे हार नहीं मानता
वो नारू को भागने का समय देने के लिए प्रीडेटर से लड़ते रहता है। कबीले में वापस एक और सर्च पार्टी आरुका को बुरी खबर देने के लिए लौटती है और वो लोग बताते हैं कि वो सभी आरुका के बच्चों को नहीं ढूंढ सके। आरुका अपने बच्चों के लिए दुखी होती है और उसी समय नारू नदी तक पहुंचती है और अपने भाई के मौत पर रोती है। सारी उसे ढूंढता है और उसी एरिया में एक फ्रेंच आदमी के बारे में उसे बताता है। इसीलिए नारू उस आदमी से लड़ने के लिए राफेल से लिए गए उस एलियन वेपन का यूज करती है। जब फ्रेंच बाद में जागता है तो वो खुद को एक कैंप में पाता है जहां नारू खुद को प्रीडेटर का शिकार करने के लिए रेडी करती है। नारू अपना चेहरा रंग लेती है और अपने खून को ठंडा करने के लिए नारंगी फूल खाती है। नारू उस फ्रेंच आदमी को पिस्तौल रखने को बोलती है, हालांकि ये खाली है। वो फ्रेंच आदमी चिल्लाता है जिस वजह से प्रीडेटर उसके सामने आने लगता है। वो पिस्तौल लिए उस आदमी को खतरे के रूप में देखता है और उसे मारने के लिए करीब जाता है। वो नारू को पूरी तरह से अनदेखा करता है क्योंकि वो नारू को नहीं देख सकता, इसलिए नारू उसे पीछे से गोली मारने का चांस लेती है। पर प्रीडेटर को मारने के लिए एक पिस्तौल काफी नहीं है, लेकिन नारू उसके मुखौटे को गिरा देती है, जिसके बाद नारू उस एरिया की ओर भागने लगती है जहां उसने अपना जाल तैयार किया है। प्रीडेटर खून के निशान को फॉलो करता है जिसे नारू ने जानबूझकर पीछे छोड़ा है और जब वो करीब आता है तो नारू उस पर हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए कूद जाती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद और चट्टानों के बीच छिपकर उसके ढाल से खुद को बचाने के बाद नारू सारू को डिस्ट्रैक्शन के रूप में दौड़ने को बोलती है। इस वजह से प्रीडेटर उस दलदल में गिर जाता है जहां नारू पहले गिर गई थी। ऑब्वियसली ये भी उसे मारने के लिए काफी नहीं है, लेकिन नारू अब तैयार है। जब प्रीडेटर ऊपर आता है और नारू पर गोली मारता है तो नारू जल्दी से वहां से दूर हो जाती है और बुलेट उस मुखौटे से टकराती है और इस वजह से बुलेट रिबाउंड होता है और नारू के बजाय वो प्रीडेटर को ही लग जाता है और फाइनली प्रीडेटर मर जाता है। अगले सुबह नारू प्रीडेटर के सिर और पिस्तौल के साथ कबीले में लौटती है, जो असली में दूसरे प्रीडेटर फिल्म में माइक हैरिगन का पिस्तौल होता है। नारू अपने ट्राइब को चेतावनी देती है कि गोरे लोगों के यहाँ पर आने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन सबसे पहले हर कोई उसके शिकार का सम्मान उसी तरह करता है जैसे उन्होंने टाबे के लिए किया था। पर उन्हें पता नहीं है कि और भी प्रीडेटर शिप्स पृथ्वी पर उतरने वाले हैं। और इसी के साथ प्रे मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।